दोस्तों, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न उपाधियों से नवाजा गया। किसी को नेताजी से, किसी को राष्ट्रपिता से, किसी को लौह पुरुष से, तो किसी को लोकमान्य से। ऐसी ही एक उपाधि देशबंधु की दी गई। देशबंधु का मतलब होता है समूचे देश का मित्र, और यह उपाधि दी गई चित्तरंजन दास को। तो चलिए चलते हैं उनकी जीवन यात्रा पर। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता भुवन मोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में से एक थे। उनकी माता निस्तारिणी देवी एक गृहिणी थीं। चित्तरंजन ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में पूरी की। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दिनों वह विद्यार्थी संघ के सेक्रेटरी थे। उन दिनों विद्यार्थी संघ बंगाल के नौजवानों का मुख्य संगठन था। बीए करने के बाद चित्तरंजन दास इंडियन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां पहुंचते ही वह दादाभाई नौरोजी के पार्लियामेंट के चुनाव कार्य में पूरे दिल से लग गए। आईसीएस में वह घुड़सवारी में पिछड़ गए तो वकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। वकालत अभी ठीक से चली भी नहीं थी कि इसी बीच 1896 में उनका विवाह असम के बैजनी राज्य के दीवान की बड़ी पुत्री वसंती देवी से हो गया। वसंती देवी ने भी देश सेवा में चित्तरंजन दास का खूब योगदान दिया और उनके साथ जेल भी गईं। 1905 में चित्तरंजन दास ने देश सेवा के लिए स्वदेशी मंडल की स्थापना की और साथ के साथ वकालत भी करते रहे। वकालत जारी रखने का उद्देश्य था क्रांतिकारियों और भारतीय नागरिकों की ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए मुकदमों में पैरवी करना। चित्तरंजन दास ने सन 1906 में कांग्रेस में प्रवेश किया। वह इसी साल प्रारंभ हुए वंदे मातरम नामक अंग्रेजी पत्र के संस्थापक तथा संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। अरविंद घोष भी संस्थापक तथा संपादक मंडल के प्रमुख सदस्यों में थे। शुरू में न तो वह बैरिस्टर के रूप में चमके और न ही लेखक के रूप में। कठिनाई तो तब हुई जब वह और उनके पिता अपने पुराने कर्ज और अपने एक मित्र के 30,000 रुपये के कर्ज के कारण दिवालिया हो गए। चित्तरंजन दास ने 1908 के अलीपुर मनिकटोला बम कांड के सनसनीखेज मुकदमे में अरविंद घोष, उनके भाई बारिन घोष तथा अन्य 39 क्रांतिकारियों की पैरवी इस योग्यता से की कि वह उस युग के सबसे बड़े वकील मान लिए गए। उन्होंने सारे कर्ज अदा कर दिए और जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई। 1913 तक चित्तरंजन दास विशेष रूप से फौजदारी मुकदमों के ही वकील थे, पर जब उन्होंने डुमराव राज्य के मुकदमे की पैरवी की तब दीवानी के क्षेत्र में भी लोग उनका लोहा मान गए। देश के सभी राजे महाराजे उन्हें अपना वकील बनाने के लिए उतावले हो उठे। समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय वकील नाम से उनकी ख्याति फैल गई। स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमों में वे पारिश्रमिक नहीं लेते थे। बंगाल स्वराज्य दल का पत्र फॉरवर्ड उन्हीं की प्रेरणा और जिम्मेदारी पर निकला। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड नाम बदलकर लिबर्टी टू फाइट द ब्रिटिश राज रखा। सन 1917 में चित्तरंजन दास बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष हुए। इसी समय से वे राजनीति में धड़ल्ले से भाग लेने लगे। 1917 के कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष का पद एनी बेसेंट को दिलाने में उनका प्रमुख हाथ था। उनकी उग्र नीति सहन न होने के कारण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तथा उनके दल के अन्य लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए और प्रागतिक परिषद की स्थापना की। सन 1918 में कांग्रेस में एनी बेसेंट के विरोध के बावजूद श्री दास ने रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध किया। चित्तरंजन दास ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया। वे 250 प्रतिनिधियों का एक दल उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ले गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने स्वयं ही उक्त प्रस्ताव को सभा के सम्मुख उपस्थित किया। 1919 के असहयोग आंदोलन के समय चित्तरंजन दास बंगाल के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रिटिश कपड़ों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने ही यूरोपियन कपड़ों को जलाया और खादी के कपड़े पहनने लगे। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों और बच्चों के अस्पताल को दे दी। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता उन्हें देशबंधु कहने लगी। असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उनके लिए चित्तरंजन दास ने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की।
असम के चाय बागानों के मजदूरों की स्थिति ने भी कुछ समय तक इनका ध्यान आकर्षित कर रखा था। सन 1921 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए 10 लाख स्वयंसेवक मांगे। उसकी पूर्ति के लिए चित्तरंजन दास ने खादी विक्रय और कांग्रेस के अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। दोनों को 6 महीनों की सजा हुई। सन 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के वह अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उस समय जेल में होने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जब चित्तरंजन दास जेल से छूटे तब तक असहयोग आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था। बाहर से आंदोलन करने के बजाय उन्होंने काउंसिलों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की घोषणा की। उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस को उनकी नीति माननी पड़ी और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। प्रस्ताव के अनुसार चित्तरंजन दास काउंसिल में घुसे। उनका दल बंगाल काउंसिल में निर्विरोध चुना गया। उन्होंने मंत्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया और मंत्रियों के वेतनों को मान्यता देना नामंजूर कर मार्टफोर्ड सुधारों की दुर्गति कर डाली। सन 1924 में स्वराज पार्टी ने कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में सफलता प्राप्त की और श्री दास उसके मेयर बने। इन दिनों कांग्रेस पर उनके स्वराज्य दल का पूरा दबदबा था और वह स्वयं उसके कर्ता धर्ता थे। लगभग इसी समय गोपीनाथ साहा ने एक अंग्रेज की हत्या कर दी। फलस्वरूप सरकार तथा चित्तरंजन दास के दल में झगड़ा शुरू हो गया। सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की और संदेह में 80 लोगों को हिरासत में ले लिया। चित्तरंजन दास ने राजनीतिक शस्त्र के रूप में हिंसा का प्रयोग करने की कटु आलोचना की। इस संबंध में उन्होंने 2 पत्रक प्रकाशित किए और एक पत्रक सरकार के पास भी भेजा। सरकार ने इसे सहयोग की ओर पहला कदम समझा। इस दृष्टि से दोनों पक्षों में कुछ वार्ता शुरू होने की संभावना समझी जा रही थी। इस वक्त देशबंधु चित्तरंजन दास का राजनीतिक जीवन चरम पर था, लेकिन काम के बोझ तले उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मई 1925 में वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दार्जिलिंग चले गए। महात्मा गांधी भी उनसे मिलने दार्जिलिंग गए। 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हो गया। वे तब सिर्फ 55 साल के थे। उनकी अंतिम यात्रा कलकत्ता में निकाली गई, जिसका नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने उनको संबोधित करते हुए कहा था, देशबंधु एक महान आत्मा थे। उन्होंने एक ही सपना देखा था, आज़ाद भारत का सपना। उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था। देशबंधु ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि कलकत्ता वाला उनका मकान, स्त्रियों और बच्चों का अस्पताल बन जाए तो उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने भारत के उस महान सुपुत्र की वह अंतिम इच्छा पूर्ण की। वर्तमान में उनके कलकत्ता वाले घर में चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल है और दार्जिलिंग वाला उनका निवास मातृ एवं शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चित्तरंजन दास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ तो थे ही, बंगला भाषा के अच्छे कवि तथा पत्रकार भी थे। उनके समय के बंग साहित्य के आंदोलनों में उनका प्रमुख हाथ रहा करता था। सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी उनके काव्य ग्रंथ हैं। सागर संगीत का उन्होंने तथा अरविंद घोष ने मिलकर अंग्रेजी में सॉन्ग्स ऑफ द सी नाम से अनुवाद किया और उसे प्रकाशित किया। नारायण नामक वैष्णव साहित्य प्रधान मासिक पत्रिका उन्होंने काफी समय तक चलाई। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।